Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. अच्छा, तुम लोगों को हम जो बोला था, वीडियोस देख रहा है ना सब लोग? ऐसा में जो लक्ष्य, हिंदी में प्रॉब्लम है क्या तुमको? ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको असमिज समझ में नहीं आता है, ठीक है? अभी अगर तुम बोलेगा कि तुमको हिंदी नहीं आता है तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। आई होप सबको हिंदी आता है ना? और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझको दोनों लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो ओके फॉर मी, लेकिन अगर एकदम से समझ में नहीं आता है तो बताओ, है ना लक्ष्य? इज इट ओके? অকে ছাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, হিন্দীত কওক ইংলিছত কওক, বাট আছামিজত ক'লে ভাল লাগে ৰে কৈছে। অসমীয়াত ক'লে মোৰো ভাল লাগে দেচোন, বাট দেয়াৰ আৰ সাম পিপল হু ডু য়েছ নট য়েছ আন্ডাৰষ্টেণ্ড আছামিজ। কোনোবাই একেবাৰে বুজি নাপালে তো সেইটো দিগদাৰ হৈ যাব না। ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हिंदी में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो बाकी ठीक है। सब तो ये हम्म ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो। देखो हम लोग अभी तक जितना सारा चीज हमने किया है, कुछ नेटवर्क का, कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह निकाला, ओम्स लॉ के बारे में बात किया है ना। ओम्स लॉ हम सबको पता है। ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर होता है। और यहाँ तक सबको पता है, उसमें दिक्कत नहीं है। V इजिकल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। या फिर अभी जो मेरे साथ कर रहे हो, या फिर अगर मेरा वीडियोस देखे हो जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है पुराने लेक्चर, तो आप लोगों को ये भी पता है कि उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और सर्क्यूटल लॉ या फिर वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वो चीज आप लोगों को पता हो गया होगा। जब मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म सो आज क्या बात कर रहा हूँ उसको समझो। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है? क्या बात करेंगे? ओम्स लॉ सबको पता है, साइन कन्वेंशन में आते हैं। क्योंकि जब हम सर्किट या फिर नेटवर्क जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो साइन कन्वेंशन को लेके बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे, क्या पकड़े, कहाँ पे प्लस लगाए, कहाँ पे माइनस लगाए, हाँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कैसे पकड़े। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है कि भाई पकड़ लो, एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के थ्रू जब कोई भी करंट पास होता है, तो जिस डायरेक्शन से करंट पास होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास हो रहा होगा। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट हमेशा क्या होता है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो वोल्टेज हम यहाँ पे लगाएंगे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे, और साइन कैसा है, प्लस की तरफ प्लस है, वही माइनस है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट पकड़ लो यहाँ पे मेरा एक इंडक्टर है, एक क्या है, इंडक्टर है। अब इसमें अगर मैं सिर्फ इंडक्टर बोल रहा हूं तो एक पैसिव एलिमेंट बोल रहा हूं, और यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक तो देखो,
प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, जैसे मैंने बैटरी लगा दिया है यहाँ पे, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। जब करंट फ्लो करता है और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, इसका मतलब जो एलिमेंट है ना वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है? एलिमेंट इज बिहेविंग, बोलो, अगर हायर किसी कोई भी एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट जो बोलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, या फिर रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन पे ही फ्लो कर रहा है, तो ये एलिमेंट कैसा एलिमेंट है? एक्टिव है कि पैसिव है? बताओ, ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? एक्टिव। पैसिव एलिमेंट है बाबा। पैसिव एलिमेंट में, पैसिव एलिमेंट में हमेशा करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन पे जाएगा। लोअर पोटेंशियल, देखो रेजिस्टेंस क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? रेजिस्टेंस एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? हाँ भाई, रेजिस्टेंस एक्टिव है कि पैसिव है? बोलो लक्ष्य, बोलो। रेजिस्टेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। पैसिव सर, पैसिव सर, पैसिव। इंडक्टेंस, पैसिव। कैपेसिटेंस, पैसिव। तो सारे एलिमेंट क्या है, आर एल सी, ये तीनों एलिमेंट जो है वो मेरे पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन में अगर करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है किसी भी एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट क्या बन रहा है, पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कॉन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, देखो इधर से करंट जाएगा, ऐसे करंट घूम के आएगा, यहाँ पे देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है करंट, है ना? तो बैटरी क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, और इंडक्टर मेरा पैसिव एलिमेंट है। अगर आपका एक इंडक्टर, आप पकड़ लो, आपको एग्जाम में इस तरीके का एक सिंबल मिला, एक इंडक्टर का सिंबल मिला, है ना, ऐसा दे दिया, और प्लस माइनस ऑलरेडी पोलैरिटी मार्क किया हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, और इसमें करंट का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो आपको दिखा रहा है कि करंट जा रहा है ऐसे। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है इंडक्टर, वो उस वक्त किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन में? हम्म करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, ये इंडक्टर इस वक्त क्या पैसिव है कि एक्टिव है? सर एक्टिव। एक्टिव है। समझ में आया? अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है तो वो एलिमेंट एक्टिव, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एटलीस्ट एक्टिव है। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मैं अगर वोल्टेज सोर्स लगाता हूं तो करंट इसके थ्रू पास होता है, तो हमको पता है यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वो वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इंटू आर। वो कहीं पे भी कोई भी रेजिस्टेंस है, मशीन में है, कहीं पे भी कोई एक कंडक्टर आपने रख दिया उसके अंदर है, तो
रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिमिलरली अगर इंडक्टर है तो वहां पे भी तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। क्या होता है वहां पे? इंडक्टर है तो बताओ। अगर वोल्टेज लगाए हो, वोल्टेज सोर्स लगाए हो और एक इंडक्टर है, पकड़ लो मैंने यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया है एक इंडक्टर पे, है ना। यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर है और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया और सेम टाइप का एक इंडक्टर है, और इसमें मैंने क्या किया, एसी वोल्टेज सोर्स लगाया। बताओ क्या क्या इफेक्ट समझ में आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? बोलो रे। हाँ भाई, कोई कुछ बोलेगा? ये दोनों जो फिगर है उसमें क्या होगा, कुछ कुछ तो आइडिया होगा ना। एक इंडक्टर है उसमें मैंने एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया है, एक इंडक्टर है जिसमें मैंने एसी वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो क्या हो रहा होगा? ডিসি শর্ট সার্কিট হবো। डीसी শর্ট সার্কিট। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होगा मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टर। मतलब यहाँ पे रेजिस्टर नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट बोलने से कैसे पकड़ते हो कि शॉर्ट सर्किट है और कैसे पकड़ते हो कि ओपन सर्किट है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या है और ओपन सर्किट कंडीशन क्या है? हम कब बोलते हैं कि ये ओपन सर्किट कंडीशन है और हम कब बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है? बोलो जल्दी जल्दी से। ওপেন সার্কিট স্যার কারেন্ট ফ্লো করব। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, सो আচ্ছা। नो करंट हाँ मतलब ये फ्लोज, तो ओपन सर्किट है। अच्छा और बताओ। हम्म शॉर्ट सर्किट में देखो, बहुत ही सिंपल फंडा है। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस एसी होगा सर, हाँ हाई रेजिस्टेंस। हाँ, तो ओपन सर्किट में क्या हो गया? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट में क्या हो गया? रेजिस्टेंस जीरो।
जीरो। क्या ऐसा कोई भी एक एलिमेंट है जो एक ही साथ शॉर्ट सर्किट भी कंडीशन भी हो और ओपन सर्किट में भी रहे? हम्म तो शॉर्ट सर्किट में क्या देख रहा हूं मैं? शॉर्ट सर्किट में क्या देख रहा हूं कि वोल्टेज, अगर मेरा रेजिस्टेंस जीरो है, यहाँ पे देखो, अगर ये रेजिस्टेंस अगर जीरो होता है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो हाँ, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जीरो। समझना बात को, कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो हमको क्या मिल रहा है कि वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो वोल्टेज जीरो हो जा रहा है। और ओपन सर्किट में क्या हो रहा है कि करंट जीरो हो जा रहा है, नो करंट फ्लोज। नो करंट फ्लोज का मतलब क्या है कि करंट करंट जीरो हो जा रहा है। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो, ओपन सर्किट पे करंट जीरो। और शॉर्ट सर्किट पे रेजिस्टेंस जीरो, ओपन सर्किट पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इसी को तो हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के नाम से जानते आ रहे हैं कि दिस इज माय ओपन सर्किट एंड दिस इज माय शॉर्ट सर्किट कंडीशन, है ना? अब मेरे को बताओ, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट है क्या जो एक ही साथ शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी हो और ओपन सर्किट कंडीशन में भी रहे? दोनों कंडीशन एक ही साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके, ऐसा कोई भी एलिमेंट है क्या? हम्म ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है मेरा रेजिस्टेंस। सिर्फ रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बोथ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट दोनों स्टेट पे रह सकता है। जैसे पकड़ लो, मैं अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ R1, यहाँ पे एक R2, और इसके ऊपर मैं अगर एक स्विच लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लगा दिया, ये सर्किट बना। अभी मेरे को बताओ, जब ये स्विच ओपन है, यहाँ पे एक और स्विच लगाता हूँ, रुको, यहाँ पे और एक स्विच लगा, S1 S2। जब मेरा स्विच S1 और S2 दोनों ओपन है, R1 का स्टेट क्या है? ओपन सर्किट है कि शॉर्ट सर्किट है? ओपन सर। S1 एंड S2 बोथ ओपन, दोनों ओपन स्टेट पे है। तो R1 ओपन, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है ना? करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट, करंट जीरो। यहाँ पे करंट जीरो। R2, R2 भी ओपन, करंट जीरो, है कि नहीं? यस सर। करंट जीरो है। चलो ठीक है, हमने बोला R1 R2 ओपन है। वोल्टेज का कंडीशन क्या है यहाँ पे? वोल्टेज का क्या कंडीशन है?
R1 में R1 के 2 पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा मेरे को? अच्छा चलो ठीक है, ये सोचो कि मैं अभी इसको कनेक्ट कर देता हूं। अगर मैं S1 को कनेक्ट कर दिया, S1, समझना चीजों को, S1 कनेक्टेड, जब मैं S1 को कनेक्ट कर दे रहा हूं और S2 ओपन है, S2 मेरा ओपन है, S1 को मैंने कनेक्ट किया है, तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। होगा Yes, सर। sir. पाथ ये R1 से जाएगा, R2 से जाएगा और इस तरीके से घूम के आएगा करंट, है ना? I करंट फ्लो होगा। ये जो I करंट होगा, वो I का वैल्यू कितना होगा बताओ? V by R1 plus R2. तो टोटल रेजिस्टेंस उसको क्या दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है R1 प्लस R2 दिख रहा है, और वोल्टेज दोनों पूरा का पूरा सर्किट पे है V है, तो V बाई R1 प्लस R2। करंट इतना फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये ओपन सर्किट नहीं है ना? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, उस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा V1 का? आई आर ऑन होगा, होगा सर। I इंटू आर R1। वन होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 में, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 होगा। अब अगर यहाँ पे इस 2 पॉइंट पे I इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप होता है ना? तो इस, ये जो स्विच S2 है, उसके 2 टर्मिनल पे अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूं तो मुझको कितना वोल्टेज दिखाई देगा? यहाँ पे कितना वोल्टेज दिखाई देगा? हम्म क्या रे बाबा? जनरंजन, I R2। आई इंटू R2, ये पैरेलल ही है ना, यहाँ से यहाँ पे। तो स्विच में जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप यहीं पे तो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे रहे हो, तो वो कितना वोल्टेज दिखाएगा? V2 वोल्टेज ही दिखाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर मैं ये वाला स्विच S2 भी क्लोज कर देता हूं, क्या कर दिया? S2 को क्लोज कर दिया, तो R2 से कोई करंट पास करेगा क्या? No, sir. R2 से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट ऐसे निकल जाएगा। मैं पकड़ लेता हूं, वो जो करंट पास कर रहा होगा यहां से, उसका वैल्यू है आई डैश। मुझको बताओ आई डैश का वैल्यू कितना होगा? आई डैश का वैल्यू कितना होगा?
अंशुमित, what will be the value of I dash? V1 by R1. भाई V1 तो है ही नहीं, V1 तो चेंज हो गया ना अभी। जब स्विच हमने कनेक्ट किया तो V1 तो का वैल्यू कैसे सेम रहेगा? ये I करंट तो चेंज हो गया, होगा कि नहीं होगा? सो V1 तो होगा नहीं, कुछ दूसरा होगा, V1 डैश होगा। कितना होगा? नॉन पैरामीटर क्या है इस वोल्टेज के टर्म पे बताओ। V बाई कितना होगा? R1 R1 होगा। R2 तो है ही नहीं ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है इसको? R1 ही मिल रहा है, R2 तो जीरो हो गया। हाँ, रेजिस्टेंस जीरो हो गया। R2 जब जीरो हो गया, इससे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, तो अगर करंट पास नहीं कर रहा है मतलब करंट जीरो, तो करंट अगर जीरो है तो R2 का स्टेट क्या है बताओ? करंट जीरो होने से शॉर्ट सर्किट होता है कि ओपन सर्किट होता है? करंट जीरो शॉर्ट सर्किट होता है कि ओपन सर्किट होता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। सो R2 इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया। और फिर तुम क्या देख रहे हो कि भाई R2 को तो हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो R2 में वोल्टेज क्या है? R2 का वोल्टेज बताओ। इधर से इधर को शॉर्ट कर दिया, मतलब दोनों पॉइंट R2 का दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे आया कि नहीं आया? सेम पोटेंशियल हो गया। आपने जब स्विच S2 क्लोज कर दिया तो दोनों साइड में सेम पोटेंशियल, मतलब R2 का वोल्टेज कितना हो गया? 0 वोल्ट, है ना? अरे बोलो रे, R2 का वोल्टेज जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सो R2 का अगर वोल्टेज जीरो होता है, तो वोल्टेज अगर जीरो है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है कि ओपन सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि R2 क्या है? शॉर्ट सर्किट है। अब बताओ शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है? तो इस स्टेट पे एक रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है? एक ही साथ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और ओपन सर्किट कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? और यह सिर्फ रेजिस्टेंस के केस पे होगा, इंडक्टर के केस पे नहीं होगा, कैपेसिटर के केस पे नहीं होगा, किसी भी और सर्किट एलिमेंट के केस पे नहीं होगा। अगर कोई एक इंडक्टर है तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था, क्या है? यहाँ पे एक इंडक्टर है और इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं। एल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज एल? एल इज इंडक्टेंस, है ना? एल को क्या बोलते हो भाई? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर एक एल है तो यहाँ पे जैसे ही हमने एक सोर्स लगाया होगा, अगर मैं इसको सोर्स लगाता हूं, यहाँ पे कोई एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं V वोल्ट का, तो वोल्टेज सोर्स लगाने से इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो VL का वैल्यू कितना होगा? हमने अगर यहाँ पे एक V वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगाया है और यहाँ पे एक इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, उसमें VL वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो VL का वैल्यू कितना होगा?
अरे एल डी आई टी होगा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब मेरे को बताओ, इसको मैं प्लस एल डी आई डी टी बोलूं कि माइनस एल डी आई डी टी बोलूं? इसको प्लस एल डी आई डी टी बोलूं कि माइनस एल डी आई डी टी बोलूं? प्लस। प्लस। अगर माइनस बोलूं तो क्या समझ में आएगा? माइनस होले डेलीवरिंग होगा सर। डिलीवरिंग होगा, एग्जैक्टली। अगर मैं इसमें माइनस एल डी आई, देखो इंडक्टर कैसे काम करता है। जैसे ही किसी भी इंडक्टर से, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया बाहर से, और इंडक्टर का मतलब क्या है, एक तार है जिसको हमने क्या किया, पेच मार दिया है। वही तो है इंडक्टर। रेजिस्टेंस मतलब सीधा तार, और इंडक्टर मतलब पेच, पेच मारा हुआ तार। अब बात है कि जैसे ही कहीं से भी कोई अगर सोर्स मिले, मतलब इस इंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो इसके थ्रू कोई एक करंट पास होना शुरू करेगा। अब जैसे ही इसके थ्रू करंट पास होना शुरू करेगा, तो हमको एक चीज पता है कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करता है, तो हमको पता है कि उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जैसे ही इस इंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा होगा, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो क्या होगा। नॉर्मली अगर आप इसमें डीसी वोल्टेज लगाते हो, ये वोल्टेज सोर्स जो है वो अगर मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स है, VDC है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो इंडक्टर पे कोई असर नहीं है। इसीलिए इंडक्टर क्या करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। डीसी पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। लेकिन अगर मेरा ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स अगर मेरा एसी सोर्स है, अगर ये एसी सोर्स है, तो ये क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हर हाफ साइकिल पे चेंज करेगा। जैसे ही ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल चेंज करेगा, इसका मतलब कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा होगा, इंडक्टर से जो करंट पास कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। और अगर किसी भी इंडक्टर से, किसी भी कॉइल से उसका अगर डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज के साथ क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, वो फ्लक्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन हमको कैसे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, कि आप थंब को रखो करंट के डायरेक्शन पे, और जो कर्ल है वो कर्ल मेरा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, उंगली को नीचे करेंगे तो हमको कर्ल कैसा दिख रहा है, इस डायरेक्शन से दिख रहा है। तो हाफ साइकिल पे अगर करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो साथ ही साथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वो एक बार नीचे तरफ जा रहा है तो दूसरी हाफ साइकिल पे ऊपर तरफ जा रहा है। और जितना स्पीड में ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा, है ना, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इंडक्टर में क्या इफेक्ट आएगा, इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा, इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आता है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कम इनटू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू व्हाट, लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू
लेंस लॉ उसका डायरेक्शन होता है, वो क्यों आता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे मैकेनिकल में हमने इनर्शिया पढ़ा है कि भाई कोई भी चीज जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहना चाहता है, और जो चल रहा है वो चलता ही रहना चाहता है। वही तो होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से कोई भी चेंज, सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, तो उस चेंज को रोकने की कोशिश करता है, चेंज को रोकने की कोशिश करता है। देखो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या है, उसका डाइपोल्स है, मोमेंट डाइपोल्स क्या करता है, अपना डाइपोल चेंज होता है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ऐसे ऐसे चेंज होता है। तो उस चेंज को ना रोकने की कोशिश करता है, और उस चेंज को रोकने के लिए वो क्या करता है, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो कराता है। समझ में आ रहा है बात? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ भाई। मृदु पवन, यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो जब कभी भी इंडक्टर में, इंडक्टर से करंट पास हो रहा है, करंट पास होने के साथ साथ, वो चाहे इंडक्टर से हो, वो चाहे रेजिस्टेंस से हो, तो कहीं से भी करंट पास करे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनेगी। अगर ये एक इंडक्टर है तो उसमें क्या हो रहा है कि ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर चाहेगा कि भाई मैं इस, ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, उस चेंज को मैं रोकूं, मैं अपना पोलैरिटी, ये जो डाइपोल है उसको मैं चेंज होने नहीं दे सकता। तो अगर वो चेंज होने नहीं देना चाहता है तो वो रोकने की कोशिश करेगा। और रोकेगा कैसे? वो किसको रोकने की कोशिश कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। और उस फ्लक्स को अगर रोकना है तो उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फ्लक्स तभी प्रोड्यूस होगा जब इसके अंदर से एक करंट पास करेगा, है ना? तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक करंट को पास करा देगा ये, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट को पास करा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होगा, दैट मैग्नीट्यूड विल बी एल डी आई डी टी, एल डी आई डी टी। और क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे है तो फिर यहाँ पे लगेगा लेंस लॉ से माइनस। ये माइनस दो चीज हमको बताएगा। नंबर वन, एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि आपका पॉजिटिव नेगेटिव का डायरेक्शन के कन्वेंशनली कहाँ पे था, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे था, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो करंट मेरा इस तरफ से फ्लो कर रहा है, करंट मेरा लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इधर प्लस है इधर माइनस है, तो करंट जा रहा है भाई। उसी वक्त जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ई, उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, उल्टा है। तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। जब माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो हमको पता है, मैंने शुरुआत में कहा था, अगर करंट जो है वो अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये एक एक्टिव एलिमेंट है। और एक्टिव एलिमेंट है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एल डी आई डी टी, और इसमें लगा एक माइनस साइन। समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, तो एल डी आई डी टी हुआ। जब मैं पैसिव एलिमेंट की तरह इंडक्टर को कंसीडर कर रहा हूँ तो एल डी आई डी टी, इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हुआ। और अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये एक्टिव एलिमेंट है तो मैं बोल रहा हूँ माइनस एल डी आई डी टी, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए सब लोग? हाँ अब सर। इसको
और थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा और मजा आएगा इस चीज को देख के कि भाई हमको पता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई dt होता है ना। और हमने अभी देखा कि जब कभी भी करंट पास होता है ना तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो आई जितना करंट जितना जाएगा उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं माइनस एन डी फाई डी आई इंटू डी आई डी टी लिख सकता हूं, माइनस डी फाई डी आई इंटू डी आई डी टी। तो ये जो माइनस एन डी फाई डी आई है ना उसी को हम लोग बोल रहे हैं एल, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू करंट, कि इस करंट के चलते, करंट के चेंज के वजह से कितना फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा इंडक्टेंस कितना है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। सर आपको एक बार कौन- फ्रॉम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या पता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई डी टी। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड डी फाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई डी टी, उसको अगर मैं तोड़ के इस तरीके से लिखूं कि डी फाई बाई डी आई एंड डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं। यहाँ पे डी आई हम्म। तो ये पूरा जो टर्म है ना एन डी फाई डी आई, एन डी फाई डी आई, इसी को मैं लिख दे रहा हूं एल। तो बच गया क्या? एल डी आई डी टी। तो ई इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। यहाँ पे लिखा है तुमने वी एल इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ते रहते हो, है ना। कहीं पे माइनस लगा रहे हो तो कहीं पे प्लस लगा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि भाई एल डी आई डी टी हो रहा है वोल्टेज, इंडक्टर है तो फिर वोल्टेज, वहां पे जो भी वोल्टेज बनेगा या ड्रॉप होगा वो वोल्टेज का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एल डी आई डी टी। मतलब जिस इंडक्टर की बात हम कर रहे हैं उस इंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो करंट समय के हिसाब से कितना वेरी करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैग्नीट्यूड पता चल गया एल डी आई डी टी होगा, साइन पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो साइन पॉजिटिव लेना है तब जब आप उसको पैसिव एलिमेंट के हिसाब से देख रहे हो, और अगर एक्टिव एलिमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो फिर उसके आगे लगा देना है एक माइनस। ठीक है। मतलब एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या है कि वो जनरेट कर रहा है, वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। और पैसिव मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, करंट को वो खा जा रहा है, जैसे रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? जब पैसिव एलिमेंट होगा तो इसका इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा, और एक्टिव होगा तो इंडक्टेंस नेगेटिव होगा। क्या थोड़ा बहुत मेरी बातें समझ में आई? सोचो सोचो। E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई डी आई डी टी हमने कैसे लिख दिया? हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ एन डी फाई बाई डी आई है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू करंट। करंट के साथ फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है उसी चीज को मैं बोल रहा हूं उस कोयल का इंडक्टेंस है। अब सब जगह पे तो सेम करंट के चलते सेम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं होगा ना, वो उस पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। सो एल डी आई डी टी उस हिसाब से बन रहा है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर भाई?
थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए, थोड़ा सा टाइम देना अपने आप को, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि बढ़िया से समझ में आए। समझो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया से समझो। रेजिस्टेंस को लेके हमको टेंशन नहीं है। रेजिस्टेंस को लेके टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पैसिव ही रहेगा। तो ये अगर पैसिव है तो इसमें दिक्कत नहीं है। हमको पता है ये अपने खुद से कोई वोल्टेज जनरेट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसमें जब जहां पे भी इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इसका करंट जाएगा। अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट आ भी रहा है तो उसको वो किसी दूसरे सोर्स के वजह से हो रहा होगा और उसको हम क्या करेंगे, माइनस नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है रेजिस्टेंस में, है कि नहीं। V इज इक्वल टू आई आर ही होगा यहाँ पे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली जब हम इंडक्टर की बात करेंगे ना तो इंडक्टर में भी वही हो रहा है। इंडक्टर में अलग से कुछ नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। एल है तो यहाँ पे जो V बोलेंगे कि एक तो हो गया कि आपका ये दोनों के बीच पे आपने कोई एक कहीं से किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा। और जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो इस दो टर्मिनल के बीच पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बोल रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इससे करंट पास करेगा आई करंट। जब जैसे ही इस इंडक्टर के थ्रू आई करंट पास होगा, आई करंट जब इसके थ्रू पास होगा, है ना, सो आई करंट पास होने के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में उस करंट का फिर से डायरेक्शन भी चेंज होगा। और हमको पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि अगर किसी कॉइल पे अगर फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो होता है वो होता है एन डी फाई बाई डी टी। कितना होता है वैल्यू उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का? एन डी फाई डी टी होता है, जहां पे एन होता है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स। सो अगर ऐसा है कि एन डी फाई डी टी होता है तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का ना कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन को अगर हमको पकड़ना है तो हमको लेंस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, दैट स्टेट्स दैट इट ओपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो उस फ्लक्स के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्लक्स को रोकने के लिए ही वो करंट को बहाएगा। इस चीज को और बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, रुक जाओ। तो उसके चलते लेंस लॉ के चलते हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना ये उल्टा डायरेक्शन पे बहेगा, तो यहाँ पे लगेगा मेरा माइनस। क्लियर? सो जब मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा माइनस एन डी फाई डी टी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो भाई, ये जो फ्लक्स आया ना वो फ्लक्स क्यों आया है? ये फ्लक्स आया है करंट के चलते। तो मैं बोलता हूँ कि फ्लक्स पर चेंज इन करंट, मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू करंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिला, इसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं एल डी आई डी टी के टर्म पे। सो ई इज इक्वल टू मैं बोलता हूं माइनस इंडक्टर जब होता है तो हम बोलते हैं कि ई जो होगा वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है माइनस एल डी आई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। है कि नहीं? क्या रे बाबू लोग कंफ्यूज? तो V जो होगा वो होगा एल डी आई डी टी, या फिर आप माइनस एल डी आई डी टी बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है, वोल्टेज ड्रॉप या जनरेशन एक इंडक्टर पे एल डी आई डी टी ही होना है। सिर्फ साइन को जब आप कंसिडर करोगे ना, अगर आप इंडक्टर को पैसिव एलिमेंट पकड़ रहे हो तो फिर पॉजिटिव लगा दो,
अगर आप एक्टिव एलिमेंट पकड़ रहे हो, अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो, तो फिर आप माइनस एल डी आई डी टी बोलो, और अगर आप बोलो कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो आप प्लस एल डी आई डी टी बोलो। बाकी कोई डिफरेंस है नहीं, सेम वोल्टेज ही होगा यहाँ पे, और कुछ तो होने वाला है नहीं ना। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर इंडक्टर है ना, इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है कि अगर सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो इसमें क्या सेम करंट पास करेगा? सीरीज में होगा, सेम करंट पास करेगा। सपोज ये L1 है, ये मेरा L2 है, ठीक है, और करंट सेम करंट पास कर रहा है इंडक्टर के थ्रू, इसका मतलब दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे मेरा एक V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे मेरा एक V2 वोल्टेज आएगा। सेम जैसे रेजिस्टेंस के केस पे क्या था, एक अगर रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे है, इधर अगर R2 है, और दोनों सीरीज में लगा हुआ है, I करंट पास कर रहा है दोनों के, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। और जब हम यहाँ पे वोल्टेज को निकालने के लिए अगर आप क्या लगाते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज सर्किट पे हम क्या लगाते हैं? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल बताओ क्या था? वोल्टेज डिवीजन रूल, ये क्या कहलाता है बताओ? V1 is equal to R1 by R1 plus V into R1 by R1 plus R2। तो V इंटू V1 मतलब कौन सा वोल्टेज? जो रेजिस्टेंस एक नंबर पे ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज। तो V1 इज इक्वल टू V इंटू ऊपर कौन सा है, जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं वो रेजिस्टेंस मेरा ऊपर आएगा, R1 बाई R1 प्लस R2 होता है। सिमिलरली इंडक्टर के केस पे भी वैसा ही होगा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू L1 बाई L1 प्लस L2। ठीक है, कैपेसिटर के केस पे उल्टा होगा। अब हमको पता है कि सीरीज इंडक्टर अगर है तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 होता है। सीरीज रेजिस्टेंस है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। क्लियर? और कैपेसिटर अगर सीरीज पे लगा होता है, यहीं पे एक ही साथ मैं बता देता हूं, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है C1 और C2, दो कैपेसिटर है जो सीरीज पे लगा हुआ है, तो टोटल C कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। बोलो। कैपेसिटेंस के केस पे क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, और ये हो जाएगा आपका 1/C, ये होगा सीरीज पे होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज सर्किट पे। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम एक ही तरीके से बिहेव करेगा। अगर पैरेलल रेजिस्टेंस हमने देखा था, पैरेलल अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दो ही रेजिस्टेंस दिखाता हूं, अगर पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वोल्टेज सेम रहता है और करंट स्प्लिट होता है। यहाँ पे I1 R1 और I2 R2, I करंट आ रहा था, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, तो करंट डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर इंडक्टर जो है वो अगर पैरेलली है कनेक्टेड,
आई करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 जाएगा L1 की तरफ, I2 जाएगा L2 की तरफ, और जो I1 करंट को कैसे निकालेंगे? करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे। I1 विल बी इक्वल टू I इंटू, बताओ कितना होगा, ऊपर क्या आएगा? R2 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, सिमिलरली इंडक्टेंस में I1 विल बी इक्वल टू I इंटू L2 बाई L1 प्लस L2। ठीक है, समझ में आया? और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं पैरेलल में, तो हमने देखा था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है। सिमिलरली इंडक्टेंस में भी 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 होता है। और कैपेसिटर के केस पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैपेसिटर C1 C2 अगर है तो C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो कैपेसिटर हमेशा आपको पता है इंडक्टर का उल्टा चलता है, तो ये हर जगह पे एक ही होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे हम कैपेसिटर का अगर करंट की बात करेंगे, I1 करंट C1 से जा रहा है, I2 करंट C2 से जा रहा है, तो I1 करंट करंट डिवीजन रूल के हिसाब से कितना होगा? I इंटू, I करंट यहाँ पे है, I इंटू क्या हो जाएगा, बोलो? C2 by C1 plus C2 ना, उल्टा बोला ना। यहाँ पे L2 आया I1 पे, यहाँ पे R2 आया I1 पे, यहाँ पे आएगा C1 बाय C1 प्लस C2। सीरीज में अगर हम बोलते वोल्टेज डिवीजन रूल, यहाँ पे पकड़ लो V1 वोल्टेज, यहाँ पे पकड़ लो V2 वोल्टेज है, तो V1 वोल्टेज कैसे निकलता? टोटल यहाँ पे V अगर वोल्टेज लगा हुआ है तो V इंटू ऊपर क्या आता? C2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे देखो L1 है, यहाँ पे R1 है, V1 R1, जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो वही रेजिस्टेंस ऊपर आया, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, सो कैपेसिटर हमेशा उल्टा चलेगा इंडक्टर और रेजिस्टर का। देखो कैपेसिटर सीरीज में है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो फिर C1 प्लस C2। रेजिस्टर और इंडक्टर उल्टा, रेजिस्टेंस सीरीज में है तो फिर L इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। पैरेलल में होने से 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L। ठीक है भाई, चलो इस चीज को ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ये एकदम बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। ये क्या है? ये आ गया पैरेलल सर्किट में आएगा करंट डिवीजन रूल, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है? करंट स्प्लिट होता है, और सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। तो सीरीज सर्किट पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, और करंट डिवीजन रूल लगेगा पैरेलल में तो हम करंट निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सर्किट पे। इस चीज को बढ़िया से समझना। साइन कन्वेंशन का एक बार समराइज करके मैं खत्म करता हूँ। सीधा सीधा आप देखना कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। इंडक्टर के केस में भी वही होगा, लेकिन इंडक्टर के केस में क्या है कि अगर डीसी डीसी वोल्टेज लगाते हो तो इंडक्टर का तो कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में इंस्टेंटेनियसली थोड़ा सा अपोज करेगा और फिर वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर एसी है तो ये हर एक हाफ साइकिल पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा।
क्योंकि चेंज करता रहेगा करंट का डायरेक्शन, उसी के हिसाब से इसमें फ्लक्स जो है वो भी चेंज होता रहेगा। तो फ्लक्स अगर चेंज होता रहेगा तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी अपना डायरेक्शन क्या करेगा, हर हाफ साइकिल पे चेंज करता रहेगा। जैसे ही ये जो मेरा मेन वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसका डायरेक्शन ऐसा है प्लस माइनस, तो जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ना, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, उल्टा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उल्टा होगा। इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ताकि ये मेन वोल्टेज के वजह से जो करंट पास हो रहा है और उस करंट के वजह से जो फ्लक्स जा रहा है, उस फ्लक्स को रोकने के लिए ये अपना एक करंट बहाएगी ताकि फ्लक्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो करे और इस फ्लक्स का चेंज को रोक दे। यही प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा एल डी आई डी टी। अगर मैं इसको पैसिव एलिमेंट पकड़ रहा हूं तो फिर प्लस एल डी आई डी टी होगा, अगर एक्टिव एलिमेंट पकड़ता हूं तो फिर माइनस एल डी आई डी टी होगा। उससे ज्यादा और कुछ हमको पकड़ना ही नहीं है यहाँ पे वोल्टेज का, जब भी कभी भी हमको खेला मिलेगा। और क्या हमने देखा कि अगर सीरीज सर्किट होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस टाइप से सीरीज में। फिर सीरीज अगर क्या इंडक्टेंस होता है तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, इस तरीके से होता है। लेकिन सीरीज में अगर कैपेसिटेंस है तो 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरीके से कनेक्ट होता है। अगर पैरेलल सर्किट है तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो होता है 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, जैसे सीरीज में कैपेसिटर बिहेव कर रहा था उस तरीके से। मतलब इसका क्या होता है कि कंडक्टेंस ऐड होता रहता है। इंडक्टर के केस में इंडक्टर सेम टू सेम रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, उल्टा। कैपेसिटर पैरेलल में बढ़ेगा, सीरीज में घटेगा। ठीक है। अगर आप दो कैपेसिटर है, इस तरीके से लगाने का मतलब क्या है कि अगर कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर को अगर मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल लगा रहा हूं, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उस सर्किट का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और अगर मैं सीरीज में लगाता हूं तो उस सर्किट का कैपेसिटेंस घटेगा। अगर रेजिस्टेंस है और मैं सीरीज में लगाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और पैरेलल लगाता हूं तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। कितना घटेगा वो हम 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करने से मिल जाएगा। इंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का सेम बिहेवियर है, बस इतना सा याद रखना है। उस चीज को एक बार फिर से देखो, बढ़िया से सोचो समझो कि क्या क्या बोल दिया आज मैंने, कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, हर एक एलिमेंट, ये तीनों का तीनों एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होता है। और पैसिव एलिमेंट में क्या होता है कि पावर जो है वो एब्जॉर्ब करता है, पैसिव एलिमेंट पावर एब्जॉर्बिंग होता है, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन और ओपन सर्किट कंडीशन, और हमने यह देखा कि एक ऐसा एलिमेंट है रेजिस्टेंस कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक ही साथ क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और ओपन सर्किट भी हो सकता है। फिर हमने क्या बात किया कि इंडक्टर अगर है तो इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, और उसका साइन को हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि फेराडेज लॉ से मैं कैसे एल डी आई डी टी जो लिखता हूँ उस चीज को किस तरीके से लिखा जाता है उसको हम समझे बस। और देन हमने डिस्कस किया अगर सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, और पैरेलल में इंडक्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होता है, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। बस इतना सा। सिर्फ अगर समझ में आया ना थोड़ा बहुत तो उतना काफी है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। और जब हम नेटवर्क सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर।
तो अगर किसी को याद नहीं रहता है क्या क्या है, कैसा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे जैसे आप नेटवर्क सॉल्व करते जाओगे ना आगे, तो उसमें काम में आएगा ये चीज। ओके एवरीबॉडी, एम आई Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. सो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तब भी ठीक है, फॉर्मूला वगैरह तो याद कर ही लोगे। ओके चलो, Okay, sir. गुड नाइट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। आज क्या है, 13 अप्रैल है ना, कल से बिहू है ना। Yes, sir. सो कल फ्राइडे भी है, कोई दिक्कत नहीं। 14, 15, 16 फ्राइडे सैटरडे संडे, देखो बिहू मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट जो नए जुड़े हो, जिनको अभी तक ये सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि टाइम निकाल के ना वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर, बार बार बोल रहा हूँ, उसको खत्म करो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है चीजों को समझने के लिए। ठंडे दिमाग से बैठ के ना, अकेले बैठ के सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके चीजें समझ में आती है। क्लास में आओगे, मैं लेक्चर दूंगा, आप सुनोगे, चले जाओगे, फिर लगेगा सीखे हैं, लेकिन याद कुछ होगा नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करने के लिए आपको खुद अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम निकालो, ठीक है। 3 दिन आपके हाथ में है, 14, 15, 16, हम लोग 17 को फिर से मिलेंगे। बाय दिस 3 days बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट और मशीन्स का जो हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलने से अप्रैल 2023 फोल्डर का नहीं बोल रहा हूँ, जो पहले से आपके सुपर सक्सेस बैच में रखा हुआ है, उस फोल्डर की बात कर रहा हूँ। उसमें जितने सारे वीडियोस है उसको देखो, उसको देखोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, आई होप। ठीक है, और जो लोग पहले से कर चुके हो तुम लोग भी एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना इतना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट Good और night, हैप्पी sir. बिहू। हेलो सर। हैप्पी बिहू टू यू ऑल। हेलो सर। हाँ बोलो। हैप्पी बिहू কালি सर। কালি কালিতো স্যার ক্লাছ হ'ব। কালি ক্লাছ নহয়, কালি বিহু আছে ন। অ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব যাই আছো। ঠিক আছে স্যার, হ্যাপি বিহু। হ্যাপি বিহু। বিহু কৰা একো নাই বে, টেনচন ল'ব নালাগে, ধুনীয়াকে জাষ্ট নিজৰ মাইণ্ডটো ন ফ্ৰেছ ৰাখিবা আৰু ভালদৰে বুজিবা বস্তুবোৰ। বেছিক বস্তুটো বুজাটো জৰুৰী। ওকে ওকে স্যার। চলো, ওকে, গুড নাইট। হ্যাপি বিহু স্যার। हैप्पी बिहू, हैप्पी बिहू, हैप्पी व्यू सर। हैप्पी बिहू।